नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से मानसी दवे। बाजार में आज लगातार तीसरे सत्र में तेजी है। हालांकि अगर हम शुरुआती घंटे को छोड़ दें तो एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है। बमुश्किल 50 से 60 अंकों की रेंज निफ्टी के लिए है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि 23,300 के आसपास निफ्टी टिकने में कामयाब है और निफ्टी बैंक 49,000 के भी ऊपर जाकर अब कारोबार कर रहा है। 500 अंकों से के आसपास का उछाल है। 1% की तेजी निफ्टी बैंक में आपको दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। इंडिया विक्स शांत है, 1.5% के आसपास की हल्की सी मजबूती है। 15.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। बावजूद इसके बाजार में हम ये तेजी भी देख रहे हैं। आज इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ के चलते अच्छी रौनक है। 8% की तेजी के साथ एचडीएफसी लाइफ आज ऊपर है। इसके अलावा हम अडानी ग्रुप के शेयरों में भी तेजी देख रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की खबर के चलते थोड़ी सी बाइंग इसमें लौटी है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर है, तेजी फिजल आउट होते हुए दिख रही है। लेकिन कुछ कुछ शेयर आज प्रेशर में है। जैसे कि आज आप देखेंगे कंजम्पशन वाले खेमे में थोड़ी सी मायूसी है। आईटीसी, एचयूएल ये शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। नेस्ले पर भी दबाव है और इसके अलावा आईटी फार्मा शेयरों में भी चुनिंदा आज बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या 23,300 के पार निकलना बाजार की तेजी को और ट्रिगर करेगा? क्या 49,000 के ऊपर का निफ्टी बैंक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है या फिर अभी और बड़े लेवल्स का बाजार में इंतजार करना पड़ेगा? अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी हम इंडेक्स पर रणनीति बनाएंगे, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। आखिरी 1 घंटे के लिए एक से एक बढ़कर हम ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे और इसके अलावा जो इवेंट्स हैं जैसे कि आज आने वाले हैं नतीजे इन्फोसिस के, रिलायंस के बाजार बंद होने के बाद, इन पर भी चर्चा करेंगे और उनके अनुमान भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं ये खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। मार्केट एट 3:15 पर हम लेकर आएंगे बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के कॉल्स और 3:20 पर होगा इवेंट्स टू वॉच। लेकिन फटाफट आज के जो मेजर जो हाईलाइट्स रहे उस पर नजर डाल लेते हैं 5 बड़ी बातों के जरिए। तो लगातार तीसरे सत्र में तेजी है। 2 दिनों की हल्की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि बाजार कुछ हद तक रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि निफ्टी के जो गेन्स हैं वो 100 अंकों के आसपास के हैं, ±20 पॉइंट अप कर लीजिए। बैंक निफ्टी 500 अंकों ऊपर है और उसमें हाईलाइट करने वाली चीज ये है कि सभी के सभी 12 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। मेटल, सरकारी, बैंक, एनर्जी शेयरों में खरीदारी है। जो रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन जो आरबीआई कंडक्ट करने जा रहा है, जो खबर अंकुर बता रहे थे, उसके चलते हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में खरीदारी आज देखने को मिल रही है। एफएमसीजी और चुनिंदा फार्मा शेयरों में कमजोरी है और डिफेंस, रेलवे, इंश्योरेंस ये तमाम वो सेक्टर हैं जो बजट के लिहाज से बड़े क्रूशल हैं और आज हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग भी आ रही है। एचडीएफसी लाइफ के अच्छे नतीजों का भी ट्रिगर इनको ऊपर लेकर जा रहा है। लेकिन एक बार जरा आंकड़ों के लिहाज से बाजार को समझते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनका हम व्यू लेंगे। फटाफट समझ लेते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं। डिम्पी 23,300 उसके आसपास निफ्टी टिका हुआ है और 49,000 के ऊपर का निफ्टी बैंक। कॉन्फिडेंस कितना बेहतर हुआ है? और रिक्वायरमेंट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए। कल के लेवल्स को तो आप भुला ही दीजिए, क्योंकि कल सिर्फ कहने को हरा निशान था बट कोई वैसी बढ़त नहीं थी। बैंक निफ्टी सिर्फ 22 पॉइंट था और निफ्टी सिर्फ 4 पॉइंट था। एनी हाउ, ये जो 23,300 की इंपॉर्टेंस अभी आप बार बार बता रहे हैं, एक्चुअली में ये पैनिक लो था लास्ट टाइम का, अगर आपको याद होगा। इसको लो को हमने ब्रेक किया और ड्रैग करते हुए ले गए थे। मैंने आपको एक चार्ट भी बना के दिखाया था, उस चार्ट के अंदर ये बात दिखाई भी थी कि हम लास्ट बार भी 23,300 पे आके रुके थे। 1 मिनट के लिए वापस से वही चार्ट मेरा अगर स्क्रीन वाला दिखा सकते हैं तो मैं उसी चीज़ पे वापस आ जाता हूँ। देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप वापस से फिर से रिपीट करती है। ये 23,300 गया तो ज़रूर था, लेकिन वापस 23,300 के ही मुआयने पर आके खड़े हो गए हैं। यहाँ पर आके कशमकश है। ये देखिए, आपको अगर याद भी होगा तो हमने ड्रॉ किया था आपके सामने और ये बताया था कि इसका प्रीवियस लो ये 23,300 का, और इसके जो नीचे जो भी गिरा है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरा। आपको याद आ गया मेरा एक वर्ड, यही बात हम आपको दिखा भी रहे थे, ये बात हम आपको बता भी रहे थे। वहाँ से हम रिकवर करके वापस उसी डॉट डॉट वाली लाइन पे अब हम आ गए हैं। यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या हम फिर से ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखिए, यहाँ से ठीक तो नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ से एक चीज़ कर रहे हैं कि इस वाले पैनिक लो को हमने इस वाले पैनिक लो से कन्वर्ट कर दिया, जो कि करीब 23,000 का बनता है। अब आपके पास एक नया बेस है, एक नया पैनिक है। मान लो यहाँ से कोई नेगेटिव खबर आई, वापस शॉर्ट होता है या कोई और दिक्कत आती है, तो अभी आप 23,000 के बॉटम से प्रोटेक्टेड हो। ध्यान रखना, एक एक शब्द सुनना जो मैं बोलता जा रहा हूँ आपके सामने। 23,000 से प्रोटेक्टेड हो। ठीक कैसे होगे? ठीक होने के लिए इस येलो कलर की लाइन के ऊपर आपको आना होगा। ये येलो कलर की लाइन क्या है जी? ये येलो कलर की लाइन है 200 दिनों का एवरेज। इससे पहले यानी कि ये वाला जो एरिया है
ये वाला एरिया शॉर्ट कवरिंग से भरा जाएगा। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आई तो भरा भी नहीं जाएगा, तो शॉर्ट्स की कवरिंग होनी चाहिए। आज भी इसको हटा दीजिए, ठीक है। पहले बिल्कुल ठीक होने का, यानी कि अस्पताल से छुट्टी तब मिलेगी जब आप 23,700 आएंगे, आप ऐसा समझिए। फिलहाल आप अभी भी फीवर में हैं। ये निफ्टी के फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स है, दोनों में माइनस नहीं है, दोनों में प्लस है। लॉन्ग पोजीशंस हुई हैं, ये अच्छा साइन है। लॉन्ग पोजीशंस हुई हैं, दोनों का प्राइस एक्शन है। मान लीजिए इन दोनों का प्राइस एक्शन नहीं होता और एक खाली लॉन्ग होते तो कोई मतलब नहीं था, तो इसका ये उल्टा और डैमेज करता, आपके ओपन इंटरेस्ट को और हैवी कर देता। लेकिन आज अच्छी चीज़ ये है कि कोई ने, किसी आदमी ने या कोई भी जो डेलिबरेटली बाज़ार को ख़रीद रहा है। मैं इसमें इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग थोड़ा कम देखता हूँ। अगर उनकी बाइंग होती तो आज हम किसी और तरीके से चल रहे होते। थोड़ा प्रीमियम वगैरह भी है, तो फ्यूचर्स उतने ज़्यादा नहीं चले जितना एक्चुअली आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। कहने का मेरे मतलब है कि अभी भी हाई ओपन इंटरेस्ट है, हैवी है, जिससे मैं कहता हूँ अभी शॉर्ट सिस्टम से कटे नहीं पूरे। दूसरा, अभी भी हम 15 से 16% लॉन्ग पोजीशंस एफआईज होल्डिंग के लेके चल रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अभी भी हम सस्ते हैं, चाहे तो हमारे अंदर पुल बैक आ सकते हैं अभी। और एक और चीज़, अभी हमने 2 बड़ी कंपनीज़ के नंबर शाम को देखने हैं, उसमें से इन्फोसिस है और रिलायंस है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो स्वाभाविक है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स ठीक था तो ठीक था। सुबह मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब भी हमने यही बात रखी कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आपको एक और मौका मिला है और बढ़िया मौका मिला है, बाज़ार को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा क्या पूरी तरह से उठ रहा है? तो उसका जवाब है ना, पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। नहीं तो आज ऐसी तोड़फोड़ मचानी चाहिए थी कि आज देखते ही रह जाते मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। आज शाम को 2 बड़े नंबर्स आ जाएं। बस मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे बोलूँगा, बाज़ार के अंदर एकोमुलेशन वाली थीम को ना भूलिएगा। यही मौके होते हैं जब धीरे धीरे माल इकट्ठा किया जाता है। मैंने आपको बाय कभी नहीं बोला, मैंने एकोमुलेट किया। मैंने सुबह एग्जांपल भी बताया कि जैसे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स एकोमुलेशन बाय और सेल करती हैं, ऐसे हमने भी एक स्टांस पकड़ा कि हमको धीरे धीरे माल इकट्ठा करना है। फ़ायदा, माल ज़्यादा इकट्ठा होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, आराम से आप पुल बैक में फ़ायदे से निकल पाओगे, छोटे पुल बैक से निकल पाओगे। ठीक, तो अभी भी आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी वाला मैटर चल रहा है। 23,000 बचा रहेगा, मेरी प्रोबेबिलिटी हाई है। और मेरे को लगता है कि 2 बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, रिलायंस आपकी हेल्प करने के लिए आ सकती हैं। अगर थोड़ा बहुत एफआईज की बाइंग आ गई तो इन दोनों के ज़रिए भी आ सकती हैं। और फिर सामने बजट और फिर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी भी है। तो ट्रिगर्स मल्टीपल है, बाज़ार जॉनर में खड़ा है। बाय नहीं करना, एकोमुलेट करना है, धीरे धीरे करके प्लस करना है। कुणाल शाह, ओशो कृष्णन, आदित्य अरोड़ा, 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि पटेल भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। आदित्य, करते हैं आपसे शुरुआत, जरा आप ही बताइए। अच्छा, जितनी हमने बात रखी उसमें अगर कहीं पे कुछ 19-20 है तो आप हमको ज़रा करेक्ट कीजिएगा। अपना वैल्यू एडिशन भी करके बताइए, इंडाइसिस में भी क्या करना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन, और हमारे दर्शकों को भी बहुत गुड आफ्टरनून। आज बाजार भी काफी अच्छे मूड माहौल में है और बहुत दिन बाद मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली है। बट आप एकदम सही कह रहे थे कि इंडेक्स लेवल पे अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज आईटी में इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए निफ्टी में एक दमदार तेजी देखने को नहीं मिली। बट बैंकिंग में अच्छा तेजी बनी हुई है। मुझे लगता है तेजी कायम रह सकती है कुछ दिन तक, हल्की फुल्की है, ब्रेकआउट नहीं है। बट कहीं पार्टिसिपेशन है, कहीं नहीं है। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि बाजार का टेक्सचर पॉजिटिव है, क्योंकि स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन है और लार्ज कैप्स का है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाजार का बायस थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही बना रहेगा। और अगर आईटी से थोड़े से अच्छे नतीजे देखने को मिल गए तो मुझे लगता है कि निफ्टी में जो अभी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा वाइप आउट हो जाएगा और बाजार वापस एक दौड़ लगा सकता है। तो ओवरऑल मेरा नजरिया बाजार पे पॉजिटिव ही है, और मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली वहां पे ही थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो जूस वहां पे है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान डालना चाहिए। तो ओवरऑल मेरा नतीजा व्यू जो बाजार पे है वो पॉजिटिव है।
का टेक्सचर इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहा है और सिर्फ बेंचमार्क्स ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स में भी जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल बनती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है और आगे दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। सोमवार का दिन यानी कि 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप अपना पद संभालेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट, और उसके ठीक 10 दिन बाद 1 फरवरी को आएगा बजट। इन दोनों इवेंट से ठीक पहले बाजार में जो शुरुआती तेजी देखने को मिली है, ये तेजी क्या आगे बढ़ती है और प्री बजट रैली तक तब्दील होती या नहीं, इस पर खास नजर रहेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस वक्त सेंटिमेंट्स पॉजिटिव। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी पैक है जो कि बाजार को फिलहाल नहीं संभाल रहे। इसके अलावा अगर आप देखें बजट रिलेटेड स्टॉक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू, मेटल, एनर्जी, रियल्टी, ऑटो, मीडिया, सब कुछ आज अच्छी खासी मजबूती के बीच चल रहा है। चलिए इस मजबूती में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कहां पर बन रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और हमारी पैनल पर ध्वनि पटेल भी अब जुड़ गई हैं, हमारे चारों टेक्निकल एक्सपर्ट्स से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स जानते हैं। शुरुआत ध्वनि आपसे करेंगे, फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून ध्वनि, बताइए कौन से हैं आपके क्लोजिंग ट्रेड्स, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या होगी? गुड आफ्टरनून मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरी तरफ से दो काउंटर्स है जो मुझे पसंद आ रहे हैं, एक बाय और एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा। ओवरऑल आईटी के अंदर जो आज एक दबाव देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से एचसीएल टेक का जो काउंटर है वहां पर अभी भी गिरावट जो है वो आपको और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से आप एचसीएल टेक को सेल करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ इसका जो टारगेट है वो आपको 1740 का रहेगा और स्टॉप लॉस 1835 का लगा के रखना है। और दूसरा, रियलिटी में जो बाइंग है, हालांकि इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे वापस से एक इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो काउंटर है इसके अंदर एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर, और इस ब्रेकआउट को हम सस्टेन भी कर रहे हैं 30 मिनट्स पे। तो यहाँ से गोदरेज प्रॉपर्टीज को खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट रहेगा तो 2495 तक का अपवर्ड मोमेंटम इसमें बना रह सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस 2295 का लगाना है। खरीदारी की और एक कॉल बिकवाली की इस वक्त ध्वनि की तरफ से आती हुई, और काफी ब्रीदर लेने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर ने जो कमबैक किया है, इसे ध्यान में रखते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी के मौके देख रही हैं। 2495 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जाएंगे। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजी 1740 तक के टारगेट्स टुवर्ड्स डाउन साइड सेल स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनती हुई। कुणाल, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट आज है, आई थिंक है कि कंसोलिडेशन का फेज है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो 23,300 यही पे मैं एक्सपायरी देख रहा हूँ। क्योंकि आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी इसमें ऐड कर दोगे तो 23,300 में कॉल और पुट में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है। सो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहीं पे हम एक्सपायर हो जाएंगे निफ्टी के बेसिस पे। जैसे कहा कि रिलायंस और एमपी का रिजल्ट है, तो कल मोमेंटम या डायरेक्शनल मूव आ सकता है निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी हमने हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखा है, और अगर हम 49,000 को भी सस्टेन नहीं करते डाउन साइड पे तो वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है बैंक निफ्टी में। सो दोनों इंडाइसेस पे कॉशियस की सलाह रहेगी। इंडिया विक्स भी डे हाई पे है, हमने लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखी है इंडिया विक्स के लिए भी। सो आई थिंक कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए कि नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करेगा कि कहाँ से कहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शन लेने वाला है। जहां तक कॉल्स की बात है, यहाँ पे मेरे दो कॉल रहेंगे, दोनों बाई साइड पे रहेंगे। फर्स्ट रहेगा लार्ज कैप में से, और स्टॉक का नाम है मारुति। आई थिंक मारुति का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स इंटैक्ट है स्टॉक में। हमने देखा है कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे मारुति पे बाय करने की सलाह रहेगी। मारुति जिस हिसाब से मोमेंटम बता रहा है ऑटो के स्पेस में से, यहाँ से मुझे लग रहा है कि उसका जो 200 डीएम है उसको भी सरपास कर देगा एंड एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा। सो मारुति को आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 12,093 के आसपास चल रहा है। 11,900 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और अप साइड पे 12,250 और 12,400 के मैं टारगेट देख रहा हूँ मारुति में। सेकंड स्टॉक है वो भी मेरा बाय साइड पे ही है, और वो मिड कैप और स्मॉल कैप में के स्पेस में से है, और स्टॉक का नाम है हुडको। हुडको आप देखोगे कि पिछले 3 दिन के हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज जिस हिसाब से मार्केट हाई लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, हुडको भी एक अपमूव के बाद हाई लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल है, मुझे लग रहा है यहाँ से अपमूव और भी बढ़ जाएगा, तो आप हुडको को बाय कर सकते हो। 226 के आसपास चल रहा है। 219 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 231 और 236 ये दो टारगेट रहेंगे हायर एंड।
दोनों कॉल खरीदारी की। एक ऑटोमोबाइल पैक से जुड़ा काउंटर मारुति पर खरीदारी की राय लाजो प्लेयो, और दूसरा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने वाली कंपनी यानी कि कनेक्टिंग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी हुडको पर खरीदारी की राय। 231 के टारगेट और उसके बाद 235 तक भी जाता हुआ ही नजर आ सकता है। मारुति सुजुकी में 12,450 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे। कुणाल ओशो, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी तरफ से कॉल्स क्या होंगी? गुड आफ्टरनून मानसी। दो बाई के ही रिकमेंडेशन है मेरे तरफ से भी। अगर यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा मोमेंटम रिटर्न हो रहा है एंड यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखना चाहिए हमें। पहला कॉल जिसमें बाई का रिकमेंडेशन है वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल में देखें तो पिछले 3 दिन में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अभी अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है, 1600 के जोन के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा बाइंग ट्रैक्शन सीडीएसएल में देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 1700 के टारगेट्स हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस है कि 1565 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। सेकेंड काउंटर जिसमें बाई का मूवमेंट है वो रेलवे पैक में से है। अगर हम रेलवे पैक में देखें, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में बहुत अच्छा पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे अगर हम देखें रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी सही लेवल पे काउंटर होवर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का जो बाइंग ट्रैक्शन है, वॉल्यूम के साथ बाइंग ट्रैक्शन हुआ है एंड ये इनिशियल साइन है रिवर्सल का। सो टीटागढ़ पे करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। हायर लेवल्स पे एक्सपेक्टेड टारगेट है 1120 का, इमीडिएट टारगेट है। हो सकता है इसके ऊपर भी हमें हायर मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1120 के टारगेट्स हैं एंड 1020 का स्टॉप लॉस रखना एडवाइजेबल रहेगा। सेंट की तेजी टीटागढ़ रेल में और 1120 तक के टारगेट्स, यहां से भी तेजी के पूरे साइंस नजर आ रहे हैं। और बजट से ठीक पहले रेलवे, डिफेंस, पीएसयू कैटेगरी इन ऑल, केमिकल और फिर साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयरों में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। इन तमाम सेगमेंट्स पर फोकस होना चाहिए और सीडीएसएल पर भी खरीदारी की राय। पूरा का पूरा एक्सचेंज एंसिलरी का खेमा देखना चाहिए। बीएसई लिमिटेड का स्टॉक लगातार वॉलेटाइल मार्केट में भी चल रहा था और आज बाजार की तेजी में भी लगभग अच्छी खासी मजबूती 5% की इस वक्त दिखा चुका है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, ऑलमोस्ट 10 to 15% के गेन्स नजर आए हैं। आदित्य, आप बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? आफ्टरनून। देखिए, पहला स्टॉक मेरा रहेगा एप्टस। इसमें आप अगर देखेंगे तो काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं और फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड जो भी सेक्टर है वहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। और मुझे लगता है फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड जो भी थीम्स है, रियल एस्टेट फाइनेंस, यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है। तो एप्टस फाइनेंस को बाय किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 291, स्टॉप लॉस रहेगा 280 का और टारगेट रहेंगे इनमें 302 से लेके 310 के। ये रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे भी जैसे मैं बात कर रहा था कि बैंकिंग में ट्रैक्शन आज काफी स्ट्रांग है। काफी सारे स्टॉक में अक्यूमुलेशन पैटर्न्स और ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऐसा ही कैंडिडेट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको बाय किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ 604 से लेके 610 के बीच में इसको बाय किया जा सकता है। 585 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 635 का। ठीक है, ये दो शेयर आपके लिए। एप्टस को खरीदना है आपके लिए, एप्टस वैल्यू, और इसका स्टॉप लॉस 280 रुपये का, टारगेट 302 से 310 रुपये का। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपके लिए ये बाय की रिकमेंडेशन है, सेल के नहीं, इसको चेंज कीजिए इसको। और एयू स्मॉल फाइनेंस को भी खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस 585 का और 635 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये दो रिकमेंडेशन हो गए आपके लिए आदित्य की तरफ से। एक काम करते हैं, हमारे एक और दिग्गज एक्सपर्ट जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए, उनको जोड़ते हैं। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीएनओ स्वदेश पर। बताइए, ऑप्शंस में कहां आपके हिसाब से मौके बन रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मेरा ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में हमने 2 जनवरी को एक ब्रेकआउट देखा था। उसके बाद स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया 7600 का और उसके बाद लगातार स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में चल रहा है। स्टॉक अभी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसके आजू बाजू सपोर्ट ले रहा है और थोड़ा रिकवरी की साइन दिखा रहा है। मुझे लग रहा है जो रिसेंट स्विंग हाई बना है उसमें 7600 का
वो लेवल रीटेस्ट हो सकता है। तो हम ऑप्शन के माध्यम से ये स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। इसमें जो 7400 का कॉल है मंथली एक्सपायरी का, जो करीबन 105-106 के करीबन चल रहा है, आपको एक डिप में खरीदारी करनी है, बिटवीन 90 to 100 के रेंज में खरीदारी करनी है। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 40 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 160 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 220 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें अधिकतम मुनाफा होगा 15,000 का और अधिकतम नुकसान होगा 7500 का। ठीक है, बजाज फाइनेंस की 7400 वाली कॉल खरीदी है। हम शेयर में 1% से ज्यादा की तेजी देख रहे हैं। 90 से 100 रुपए की रेंज में ये मिल जाएगा आपको। लक्ष्य 160 रुपए, दूसरा टारगेट 220 रुपए का और स्टॉप लॉस आपको लगाना है इसमें 40 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 15,000 का, अधिकतम नुकसान ठीक इसका आधा 7,500 रुपए के ये संभावित है। प्रति लॉट के ये कैलकुलेशंस आपके सामने। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आज का दिन बहुत क्रूशियल है और कल भी बड़ा क्रूशियल होगा क्योंकि कुछ नतीजे आज शाम को आ रहे हैं जिन पर बाजार कल अपना रिएक्शन देगा। उसमें से रिलायंस है, इन्फोसिस है, एलटीआई माइंट्री है। जरा नतीजों के अनुमान को समझते हैं कि किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। रिलायंस से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, रिलायंस कहीं ना कहीं बाजार को दिशा भी देता है शेयर ये। आप जरा बताइए क्या उम्मीदें हैं रिलायंस को लेकर और कौन से वर्टिकल वाइज बताइएगा, कहां पर अच्छा आएंगे नतीजे और कहां थोड़े से कमजोर आएंगे? देखिए, रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़े फायरवर्क्स आपको देखने नहीं मिल सकते। जो भी सपोर्ट मिलेगा वो खासकर जियो का कारोबार जो है वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा रिफाइनिंग कारोबार जो है वहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन रहने वाला है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। आय में हमारा अनुमान है 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.9% से बढ़ के करीब 17.2% के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। और कंपनी का मुनाफा जो है वहाँ पे करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 18,337 करोड़ रुपए के आसपास ये आएगा। खासकर जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो जो टैरिफ हाइक्स कंपनी ने लिए थे इसके पहले, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे आय और एबिटा में 5% के आसपास की बढ़ोतरी। आरपू जो है उसमें 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 195 से बढ़ के करीब 206 के आसपास जो है इस कंपनी का आरपू जो है वो जा सकता है। जहाँ तक कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा बहुत कमज़ोर ही रहने वाला है। कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद वहाँ पे भी नहीं है। रिटेल कारोबार सबड्यूड ग्रोथ रहने वाली है इस बार, नो डाउट। कॉटन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ी बहुत सुधार होगा, लेकिन साल दो साल अगर आप देखेंगे तो महज आधा 1% के आसपास की ग्रोथ जो है वही आपको देखने मिलेगी कंपनी के रिटेल कारोबार में। पेटकेम दबाव में रहने वाला है। रिफाइनिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और जीआरएम्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बार जो सिंगापुर जीआरएम्स है कॉटन वहाँ करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा कि किस तरह के जीआरएम्स रिलायंस क्लॉक करता है। बाकी अगर आप देखेंगे ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। जियो का प्रदर्शन अच्छा होगा, रिटेल का प्रदर्शन धीमा रहने वाला है इस बार। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो ओटीसी यानी कि ऑयल टू केमिकल कारोबार में थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा। और अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर प्रति ग्राहक औसत आय उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। 200 रुपए के ऊपर के आरपू कंपनी रिपोर्ट कर सकती है इस बार के नतीजों में। रिलायंस नतीजों से पहले 1% ऊपर 1265 रुपए के आसपास है। एक राय इस पर आदित्य आप दीजिए। रिलायंस चार्ट्स देख के बताइए क्या करना है। नतीजों के बाद तो वैसे क्लियर कट ट्रेंड आ ही जाएगा, उसके पहले क्या कोई ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? देखिए, रिजल्ट से पहले व्यू देना कंप्लीटली थोड़ा सा मतलब अनप्रेडिक्टेबल रहता है। बट अगर अभी के चार्ट पैटर्न्स को देख के एक प्रीएम्प्ट करना हो तो मेरे हिसाब से तेजी का इधर नजरिया बनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कुछ अटेम्प्ट कर रहा है कुछ समय से हायर हाई हायर लो बनाने के, और इतने दिन से अक्यूमुलेशन पैटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्रीएम्प्ट अगर करना है तो तेजी का व्यू बनाए 1265 पे, और तेजी का नजरिया रहेगा ऊपर की तरफ 1300 से लेके 1325 का। तो ये नजरिया रहेगा। स्टॉप लॉस बताना मुश्किल रहेगा, अगर नतीजे खराब आए तो फिर नीचे भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा, बट नजरिया मेरा पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नजरिया है रिलायंस के शेयर पर। 1% की तेजी फिलहाल दिख रही है। एक और सेक्टर जो
बजट आने तक कम से कम फोकस में निश्चित तौर पर रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस शेयरों में तेजी भी है। हालांकि वो जो तेजी बनी है वो एसबीआई लाइफ के नतीजों के चलते बनी है, एचडीएफसी लाइफ के नतीजों के चलते बनी है। और एसबीआई लाइफ भी आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। दरअसल बजट में वित्त मंत्री इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे सकती है। ये एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से ईटी न्यूज़ स्वदेश के पास। हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। अनुराग बताइए, निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली और एक बड़ा कदम होगा, काफी समय से इसकी चर्चा भी हो रही है, डिटेल्स क्या है आपके पास? आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए रिफॉर्म का ऐलान होते हुए देखने को मिलेगा। जिस तरह से 2021 के बजट में हमने देखा था कि ऐलान किया गया था एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ा के 74% करने का, तो उसी तर्ज पे इस बार सरकार ऐलान कर सकती है 74% से 100% एफडीआई करने का, जो कि इंश्योरेंस रिफॉर्म का हिस्सा है, जिसमें अलग अलग जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित रिफॉर्म हैं, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस शामिल है, जो कंपोजिट लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनियों को आज़ादी देगा कि वो अगर कोई नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार भी कर पाएगी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार कर पाएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, नई इंश्योरेंस कंपनी के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, उसको कम करना और ओपन आर्किटेक्चर एजेंट्स को पूरी आज़ादी देना। अभी एक सेगमेंट में एक ही कंपनी के साथ एजेंट टाई अप हो सकता है, लेकिन जो नए नियम सरकार लाने जा रही है उसमें एक एजेंट अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट भी ऑफर कर पाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इंश्योरेंस रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, जो कि इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट के अंदर प्रस्तावित है। तो इसका हमें ऐलान होते हुए दिखेगा बजट के अंदर। हालांकि इसको जो अंतिम मंजूरी मिलेगी वो संसद के जरिए ही मिलेगी और माना जा रहा है कि बजट सेशन के अंदर इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल है उसको पारित किया जाएगा, जिससे जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म है वो प्रस्तावित है, जिसको IRDA के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, DFS के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा एक और ऐलान जो है बजट में देखने को मिल सकता है वो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का, NHCX का, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हॉस्पिटल्स जुड़े हुए होंगे, इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ी हुई होगी और पॉलिसी होल्डर जुड़े हुए होंगे, जिससे क्लेम सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है उसको आसान किया जा सकेगा और जो कैशलेस क्लेम हैं वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे होंगे, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को, हॉस्पिटल्स को, इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये सारे ऐलान जो है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो बजट में होने की उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और थोड़ा थोड़ा ना, अगर हम जो तेजी आप देख रहे हैं, हल्का सा वेटेज आप इसको भी दे सकते हैं इस खबर को। 8% ऊपर एचडीएफसी लाइफ का शेयर है। हालांकि नतीजे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं थे। प्रॉफिट में 15% का उछाल हमने देखा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एचडीएफसी लाइफ को लेकर अपग्रेड आया। अच्छी चीज़ क्या थी कि वीएनबी मार्जिन, जो कि बहुत ही की मैट्रिक्स होता है इंश्योरेंस कंपनियों को जज करने को लेकर, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, उसमें हमने बढ़ोतरी देखी है और बाजार उसको चीयर कर रहा है। 8% के आसपास की तेजी है। 600 के आसपास ये शेयर गिरते गिरते आया और वहां से सपोर्ट लेकर आज हम बढ़िया तेजी एचडीएफसी लाइफ के शेयर में देख रहे हैं। अक्षय जी, एक बार जरा आप एचडीएफसी लाइफ पर व्यू दीजिए। आज 8% की तेजी तो हो गई, यहां से फर्दर आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं शेयर में? और इंश्योरेंस पे अगर आपको दूसरे शेयर भी अच्छे लग रहे हो उनके भी आप नाम ले सकते हैं जो आपको पसंद आ रहे हो। अक्षय से संपर्क नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, ध्वनि हमारे साथ है? जी बिल्कुल अभिषेक जी। जी जी बिल्कुल, ध्वनि यहाँ बताइए। पे ओवरऑल डेफिनेटली इंश्योरेंस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है, बट जहां तक HDFC लाइफ का सवाल है, इसके अंदर जो बढ़त आज के दिन में आनी थी वो डेली स्ट्रक्चर्स पर हमें ऊपर की तरफ का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल चुका है और वहां से एक हल्की सी आपको प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगी। अगर 30 मिनट्स पे देखें तो आपको हाईज जो थे वो करीब 665 की लेवल के पास मिले थे और वहां से एक डाउन ट्रेंड इसके अंदर वापस से देखने को मिला है। मेरी सलाह रहेगी इसके अंदर कोई भी एक डिप मिलता है आपको जहां पे स्टॉक वापस से 630 635 का लेवल रिविजिट करता है, यहां से करीब 1 से 1.5% और नीचे की तरफ, तो वहां पर इसके अंदर बाय साइड का पोजीशन बना के चल सकते हैं। करंट लेवल से अभी फिलहाल के लिए बाय ना बनाएं।
करने की सलाह नहीं है HDFC लाइफ के शेयर में, या फिर इंश्योरेंस में चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। IT शेयरों ने आज थोड़ा सा मूड खराब करने का काम किया। IT का सपोर्ट अगर मिल जाता, क्योंकि वेटेज के लिहाज से बड़ा सेक्टर है, तो बाजार की रंगत थोड़ी सी और बेहतर होती। TCS, विप्रो, आप देखिए SCL टेक, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ओशो, IT में कहीं कोई शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए, या फिर आपके हिसाब से कॉन्ट्रा बाय करना ठीक रहेगा? IT में टोन अंडरटोन काफी बुलिश है, बट अगेन इन्फोसिस के रिजल्ट्स को अवेट करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज अग्रेसिव पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट में जैसे TCS के रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा बूस्ट देखने को मिला था, तो एक्सपेक्टेड इनलाइन रहेगा कि इन्फोसिस के बाद भी एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में बन सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें हर एक हैवी वेट को, तो हैवी वेट्स में बहुत ज्यादा कोई कंक्लूसिव मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कल तक का इंतजार करना चाहिए, कल के बाद हमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक बुलिश फ्रंट में ही देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा मार्केट के लिए भी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आज के लिए अवॉइड करना चाहिए, एक दिन का इंतजार करें, एंड कल हमें वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओशो भाई, आपको जाना है क्या? आपका टाइम हो गया, आप फिर आप थोड़ा देर और रुक सकते हो? यस, एक्चुअली जाना पड़ेगा मुझको। जाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं आपको रोकूंगा नहीं, 100 काम और भी होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। धोनी, आप रुकोगे थोड़ी देर कि आपको भी जाना है? डिम्पी जी, हम रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए और। ठीक है, तो फिर आपसे ही मैं करता हूँ ज़रा शुरुआत। मेरे को ज़रा ये बताइए कि क्या कल परसों तक हम 50,000 हो सकते हैं बैंक निफ्टी में? इसके प्रोबेबिलिटी, इसकी चांसेस कितने हैं? मैं इसकी पीछे की वजह बताता हूँ। एक्चुअली में आज दिन भर का जितना भी ट्रेड है ना, मैं क्लोजिंग से उतना खुश नहीं हो रहा हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छे नोट पे होनी चाहिए थी, बट आज उतनी अच्छी हो नहीं रही है मेरे को। कहीं ऐसा ना हो कि डाइवर्जन हो जाए, निफ्टी चल जाए, बैंक निफ्टी पीछे छूट जाए। इसके चांसेस कितने कि 50,000 के लिए हमको होल्ड करना चाहिए? डिम्पी जी, 50,000 के लिए तो मैं होल्ड करने की यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो डेफिनेटली आज के दिन में जो एक बढ़त के साथ हमने ओपनिंग करी थी वो हमने यहाँ पे सस्टेन नहीं करी। हालांकि हमने PSU साइड से बाइंग देखने को मिली। इनफैक्ट आज के दिन में PSU सेक्टर्स ने PSU बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म भी करा, बट ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी जो है वो यहाँ पे मिसिंग होती हुई देखने को मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ में यहाँ पे 49,500 का लेवल क्रॉस करना, ताकि हम 50,000 का जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ एक नेक्स्ट दौड़ लगा पाए। तो अभी फिलहाल के लिए 50,000 थोड़ा ओवर अचीविंग टारगेट हो जाएगा। हाल फिलहाल के लिए 49,500 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे एम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखना रहेगा, नीचे की तरफ में 49,000 का जो लेवल है वो बहुत अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करना चाहिए। अरे 49,500 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके आने के चांसेस कितने हैं 300 पॉइंट और ऊपर? इसके यहाँ पर वैसे तो कोई भी मार्केट में चांसेस डिम्पी जी 50-50, इट्स अ कॉइन टॉस ही रहता है, बट ओवरऑल मार्केट के सिनेरियोज को देखते हुए मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 49,500 की इन द फेवर ऑफ 49,500, इट्स कमिंग एज 70-30। ठीक है, 70% हाँ है, आप कह रहे हो कि 30% ना है, लेकिन हाँ 49,500 प्रोबेबिलिटी हाई है कि आ सकता है 200 से 300 पॉइंट, इससे भी ऊपर की कैलकुलेशंस नहीं की जा रही हैं। ठीक है, इंडिया विक्स देखो दिन भर में ना लाल निशान पे रहने के बाद वापस से हरे निशान में आ गया 1540। ये भी एक चिंता की मेरे लिए बात है कि जब तक फियर ही कम नहीं हो रहा, फियर थोड़ा सा तो कम करो। इंडिया विक्स वापस ऊपर आ गया, डेज हाई टेस्ट कर रहा है। एक और चीज़ भी दिखाओ, एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाओ आप। एडवांस डिक्लाइन की F&O वाली खासकर रेशो, वो रेशो सुबह बहुत बढ़िया चल रही थी, मैं बोलूँगा दोपहर तक भी बहुत बढ़िया चल रही थी, बट क्लोजिंग में मेरे को साफ साफ नज़र आ रहा है कि उतना कमिटमेंट नहीं दिख रहा अभी, है ना। वो चीज़ थोड़ी सी मिस हो रही है मेरे को आज की क्लोजिंग में। मैं जितना ओपनिंग में एक्साइटमेंट रख रहा था ना, उतना क्लोजिंग में मेरा एक्साइटमेंट नहीं है आज का। चलिए एक काम करते हैं आपके लिए, पहले एक्सिस बैंक के ना नंबर्स आएंगे, उसका पहले का एक अनुमान आपके सामने रख देते हैं। गौरव जावलकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं, आपको एक्सिस बैंक के नंबर बता देंगे। आदित्य, आप एक छोटा सा काम करके रखो, आप एक बार ज़रा एक्सिस बैंक के चार्ट स्टडी कर लो
ऑप्शन चेन देखनी है वो भी देख लो। जब तक गौरव आपको नंबर्स एक बार बता देते हैं। गौरव जी आप नंबर बताओ। जी हाँ, तो एक्सिस पहला बैंक रहेगा जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स पे लेके आएगा। अगर हम सिस्टम ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे लगभग 11% पे हमने देखा था Q3 के नंबर्स आए हैं। और इसके बाद अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो कंसेंसस का मानना ये है कि यहाँ पे थोड़ा लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि डिपॉजिट्स में जो स्लो डाउन है इसी के चलते हुए एक्सिस बैंक के लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें LDR रेशियो की, तो जैसे हमें बताया कि एक्सिस बैंक उनमें से एक बैंक है जहाँ पे LDR रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी के चलते हुए वो भी एक कंस्ट्रेंट के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनका मानना यह है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमें सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर लोन ग्रोथ अगर 9% से बढ़ेगा तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी कहीं पे लगभग 9% से ही बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के अलावा PPOP की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें कहीं पे 14% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फी इनकम में यहाँ पे कहीं पे स्लो डाउन देखने को मिल सकता है क्योंकि लोन ग्रोथ में स्लो डाउन होगा। और इसी सब का इम्पैक्ट अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे लगभग 6 बेसिस पॉइंट का एक गिरावट जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है कहीं पे 4% पे हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे हमने बताया है कि सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी बैंक की, और इसी के साथ साथ थर्ड क्वार्टर में अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की स्पेसिफिकली तो स्लिपेजेस में थोड़ा जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है। और इसी सब के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा। और ROA की भी बात करें तो वहाँ पे भी कहीं पे 1.7% का नंबर जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंक की तरफ से कमेंट्री जो है आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे वो देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। Q3 यूजुअली तो एग्री के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, बट इसके चलते हुए आगे जाके कैसे एसेट क्वालिटी रहेगी उसके ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़रूरी रहेगी। और इसके अलावा लोन बुक ग्रोथ में कैसे बैंक का आउटलुक रहेगा वो भी जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ा वीकनेस जो है एक्सिस बैंक के रिजल्ट में थर्ड क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा प्रेशर रहेगा इस नंबर्स के बारे में। आदित्य एक बार जरा आप चेक करके बता दो एक्सिस बैंक। बिल्कुल दिप्पी जी, देखिए एक्सिस बैंक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है। वो है 1000 के जो लेवल्स हैं स्टॉक के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे काफी सारी पुट राइटिंग भी प्रेजेंट है। तो मुझे लगता है काफी कुछ बैड न्यूज जो बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स काफी बेहतरीन नहीं आएंगे, काफी कुछ इन द प्राइस आ चुका है। क्योंकि अगर रिसेंटली अगर देखें तो स्टॉक 1200 से लेके करेक्ट होके ऑलमोस्ट 1000 टेस्ट कर चुका है, 1000 के करीब करीब लेवल टेस्ट कर चुका है। तो मुझे लगता है अलॉट ऑफ बैड न्यूज इज इन द प्राइस। तो मैं बहुत दमदार मंदी नहीं देख रहा हूँ। अगर मंदी हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग के अवसर बनेंगे। 1000 मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक का। इन केस स्टॉक पॉजिटिवली सरप्राइज करता है तो फिर ऊपर के साइड जो लेवल है 1050 जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक बार 1050 क्रॉस कर जाता है स्टॉक एक नई रैली भी चालू कर सकता है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 1070 टू 1100। तो ये मेरा लेवल बेस्ड अप्रोच रहेगा। मेरा स्टॉक पे आउटलुक न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। अगर रिजल्ट के चलते स्टॉक में गैप डाउन देखने को मिलता है या गिरावट देखने को मिलती है तो बाइंग के अवसर बनेंगे। हमारी पैनल पर अक्षय भागवत भी जुड़ गए हैं। कुणाल शाह और आदित्य अरोड़ा हमारे साथ मौजूद ही हैं। बस महज 15 मिनट बचे हैं बाजार क्लोज होने में, तो आइए BTST STBT ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून। बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर नजर है आपकी? तो गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक BTST भारतीय एयरटेल में ध्यान है। करीबन 10 से 12 ट्रेडिंग का सेशन रेंज के दायरे में ट्रेड हो रहा है, और आज एक ब्रेकआउट की कोशिश है। 1625 1630 एक ब्रेकआउट जोन है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने के कगार पे है। तो प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट होगा और स्टॉक में 1680 या 1700 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करने की सलाह है। 1597 का आप स्टॉप लॉस बना के भारतीय एयरटेल बाय करें। में भारतीय एयरटेल पर भरोसा बनता हुआ और इंडेक्स पर भी पॉजिटिव स्टैंड इस वक्त अक्षय का। आदित्य, कोई BTST STBT ट्रेड आपकी तरफ से? देखिए बाजार में अभी काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं इस वॉलेटिलिटी के चलते आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा ही स्टॉक है इरकॉन, इसको बाय किया जा सकता है 223 में। स्टॉप लॉस रहेगा 200 का और टारगेट रहेंगे 250 के। ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल आज ऑलरेडी 17% की तेजी इसमें हो गई है। देखिए, जब भी जो बजट नज़दीक आ रहा है, रेलवे वाले शेयर तेज़ रफ्तार से दौड़ रहे हैं और ख़बरें भी आ रही हैं और रिपोर्ट्स भी इन पर आ रही हैं। डे हाई पर जाकर इरकॉन का शेयर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक शेयर जिसका ट्रेंड थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है और वह है
ट्रेंट का। आज ये निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल है और अगर हम कुछ सत्र की बात करें तो 7,500 रुपए से गिरते गिरते अब ये शेयर हो गया है 6,500 रुपए के आसपास का। अक्षय जी, यहां पर सपोर्ट लेगा ट्रेंट या फिर अभी और नीचे जाएगा ये? देखिए, सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है ट्रेंड। आप इसके प्राइस चार्ट देखिए तो पिछली बार मेरे हिसाब से नवंबर 2024 था जब स्टॉक करीबन 6200 से लेके 7300 तक किसने एक रिकवरी देखी थी। सिमिलर लेवल है, कल यही सपोर्ट जोन से हमने कल पॉजिटिव क्लोज देखी थी इंट्राडे में। आज कल का पूरा गेन उतार दिया है, कहीं ना कहीं 6000 के स्तर पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो सपोर्ट एरिया प्लस माइनस 6200 से 100 पॉइंट्स की दूरी में है। तो यहाँ पे आप कम से कम शॉर्ट ना करें। अगर बाइंग पोजीशन है तो 6000 के नीचे स्टॉप लॉस आपको बना के होल्ड करना है। फ्रेश ट्रेड की कोई रिकमेंडेशन है नहीं ट्रेंड में। ठीक है, फ्रेश ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है ट्रेंड में। पावर में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मूव उसमें भी आ रहा है और आज तमाम पावर शेयर आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। अडानी पावर का ट्रिगर थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप देखिए टोरेंट पावर में आपको तेजी दिखेगी, सीएससी में लोअर लेवल से आपको तेजी दिखेगी। पावर ग्रिड चूंकि कल चला था अच्छी रफ्तार से 3-4% के आसपास ही तेजी थी, निफ्टी का ये टॉप गेनर्स में शामिल था तो उसमें तेजी नहीं दिखी। लेकिन टोरेंट पावर पर एक व्यू चाहिए आपसे आदित्य, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? बिल्कुल, देखिए स्टॉक में अच्छी तेजी है और एक बार स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस 1500 को भी टेस्ट किया है। 1505 के ऊपर मेरा नजरिया यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। अभी चल रहा है 1486, तो एक बार रेजिस्टेंस निकलने पे मैं पॉजिटिव इधर नजरिया रखता हूँ और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1440 का और टारगेट बन के आएंगे 1570 के। ठीक है, 1570 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। शुगर में आज अच्छी मिठास है और ये खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि शुगर के जूस, बी हेवे मोलासिस से जो उत्पादन होता है एथेनॉल का, उसकी कीमतें बढ़ाने को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। और पहले हम जो आपको खबर बता रहे थे कि 1.5 से 2 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी इंतजार है सरकार की तरफ से आधिकारिक ऐलान का, लेकिन उसके पहले हम शुगर शेयरों में देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रफ्तार है। धामपुर शुगर, डालमिया भारत, द्वारिकेश, ये जो तमाम शुगर शेयर हैं वहां पर बढ़िया तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। जरा शुगर में चेक करके बताइए अक्षय जी, आपको कौन से शेयर बेहतर लग रहे हैं चार्ट्स पर? का आपने जिक्र किया है, उसके चलते बिल्कुल शुगर काउंटर्स में थोड़ी सी आज एक बाउंस बैक देखी है। तो यहाँ पे स्टॉक्स का चुनाव करना है तो डालमिया भारत जो है एक अच्छे सपोर्ट जोन से रिकवर करा है 340, ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। कल भी वही एरिया से उसने रिकवरी करा। आज डे ट्रेडिंग में न्यूज के चलते 7% ऊपर है, तो इसमें आप थोड़ा पोजिशनली आप बाय कर सकते हैं क्योंकि वन वे वाला मामला नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे इनिशियली चॉपी रह सकता है। बट कुल मिला के जिस तरीके का सेटअप है 410 425 ये दो टारगेट आप 1-1.5 महीने के टाइम होराइजन से आप ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। 330 के नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। 330 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है डालमिया भारत शुगर में। छोटे जो सरकारी बैंक है मिड कैप के, उसमें भी हम सस्टेन्ड बाइंग देख रहे हैं। हालांकि कल जो शेयर चल रहे थे आज वो ठंडे हो गए हैं, कुछ दूसरे शेयरों में तेजी है। आईडीबीआई बैंक में आज अच्छी तेजी है 7-7.5% के आसपास की। इसके अलावा इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर भी 4 से 5% के आसपास की रफ्तार हम देख रहे हैं। आईडीबीआई बैंक वैसे कोई ज्यादा इसने रिटर्न कमा के नहीं दी है अगर आप पिछले महीने भर को देखेंगे, लेकिन आज अच्छी रफ्तार है। 80 रुपए के ऊपर जाकर यह शेयर कारोबार कर रहा था दिन के दौरान। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। इस पर जरा कुणाल जी आप व्यू दीजिए। आईडीबीआई बैंक क्या वनडे वंडर होगा या फिर कुछ चार्ट में आपको दिख रहा है अच्छी तेजी के संकेत आगे के लिए भी? आई थिंक 2 दिन पहले एक अच्छी रैली आई थी, उसके बाद आज फॉलो अप मूव आया है। और इम्पोर्टेंट बात है कि स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था 78 के लेवल के आसपास, उसके ऊपर हम आज क्लोजिंग दे रहे हैं। मैंने मल्टीपल टाइम स्टॉक को वहां से रिजेक्ट होते हुए देखा था और वहां से स्टॉक 66 गया था। आज हम उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं और वो भी वॉल्यूम्स के साथ। सो स्ट्रक्चर अभी बदल रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक पुल बैक रैली उसके 200 डीएमए तक आनी चाहिए, जो स्टॉक को एटलीस्ट 84-85 के लेवल तक लेके जा सकती है। तो मेरा व्यू बुलिश है। 74 का स्टॉप लॉस रखे, 85 का टारगेट रखने चाहिए हायर एंड। ठीक है।
आदित्य, एक छोटा सा पॉइंट आपसे पता करूं, आज आपको क्लोजिंग ठीक लग रही है मार्केट की, जिस जगह पर क्लोज करके यार, आर यू सेटिस्फाइड आज जिस तरह की क्लोजिंग दे रहा है बाजार? डिम्पी जी, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है बहुत बेहतरीन नहीं है। शायद बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, जो है 49,800 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बाजार। बट मुझे लगता है मेन जो टर्न अराउंड हो सकता है वो आज के इन्फी के रिजल्ट्स और हैवी वेट के जो रिजल्ट्स हैं वो निफ्टी की दिशा में ज्यादा मतलब एक ट्रेंड सेटर का काम कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ग्लोबली चल रहे हैं, मुझे लगता है ये दो चीजें काफी ट्रेंड डिसाइड करेंगी। तो मेरा व्यू एकदम पॉजिटिव नहीं है, बट न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टैंड बन रहा है। और मुझे लगता है जो आज रिजल्ट है वो एक गेम चेंजर की तरह रह सकते हैं, जो मुझे लगता है शायद पॉजिटिव की साइड आए। को भी ऐसा ही कुछ लग रहा है जैसे आप फील कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि जो रिलायंस और इन्फोसिस के नंबर है, एक तो उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, और दोनों निफ्टी के अंदर करीब 10% से ज़्यादा की वेटेज रखते हैं। दोनों के नंबर्स ठीक आ गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोनों में से एक के ख़राब एक के ठीक आए तो मार्केट जहाँ है वहीं रहेगा। दोनों के ख़राब आ गए तो जो यूफोरिया पिछले 2 दिन में आपने बनाया है ये सब का सब धुल भी सकता है। हालांकि इन्फोसिस की आज की क्लोजिंग देख के थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आज दिन भर में ठीक रहा लेकिन क्लोज़ अच्छा नहीं करके जा रहा। लेकिन रिलायंस की क्लोजिंग देख के आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज दिन भर में ये स्टैंड स्टिल रहा और बाद में ये क्लोज़ अच्छा कर रहा है। तो आज आप ना बड़ी डाइसी सिचुएशन में हो, ये बड़ा धर्म संकट वाला मामला है। आधी देखो, अब दोनों शेयर को एक साथ आप विंडो में कर सकते हो, एक साथ एक विंडो में दिखाओ। इन्फोसिस और रिलायंस के दोनों के नंबर आने हैं शाम को। इन्फोसिस डेज लो टेस्ट करके जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई टेस्ट करके जा रहा है, और दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन उम्मीद मार्केट को दोनों से ही है। दोनों में से अगर एक भी ख़राब हो गया तो मज़ा नहीं आएगा, ध्यान रखा जाए इस चीज़ का। ये लाइन मत दिखाया करो, इससे मेरे को समझ में नहीं आता, दर्शकों को कैसे समझ में आएगा, मेरे को भगवान जाने कैसे आप ये सब समझ लेते हो। बड़ी काबिलियत है सब में, मेरे में उतनी काबिलियत नहीं है, मैं इस लाइन से नहीं समझ पाता। बट एनी हाउ, एक और चीज़, इंडिया विक्स भी थोड़ा बढ़ के जा रहा है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आज। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को इंडिया विक्स भी बढ़ना ये अच्छा नहीं लग रहा। ये इंडिया विक्स को जितना बड़ा है ना, इतना नीचे क्लोज करना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं कि इंडिया विक्स का मेरे को दिक्कत है, बट ये है कि इंडिया विक्स का बढ़ना उतना भी ठीक नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ। मैं आज बैंक निफ्टी जिस जगह पर क्लोज करके जा रहा है ना, यहाँ से थोड़ा हार्डल सा शुरू हो रहा है इसके पास। तो मैं होप फॉर द बेस्ट, सब चीज़ों के लिए उम्मीद करके चलता हूँ कि सब कुछ चंगा सी वाला मैटर रहेगा और वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों नंबर्स अगर अच्छे आ गए तो ट्रस्ट मी, कल जितने पॉइंट्स आज आपने जोड़े हैं, कल निफ्टी का डाइवर्जेंस ख़त्म होगा। निफ्टी टिपिकली बैंक निफ्टी से 2 दिन से पीछे चल रहा है, तो ये थोड़ा ख़त्म करेगा और अपनी वेटेज को इस्तेमाल करेगा। तो होप फॉर द बेस्ट कि आज दोनों नंबर्स अच्छे आएँ, और मैं बोलूँगा कि ग्लोबल से ज़्यादा दोनों नंबर्स पे ज़्यादा दारोमदार है कि आज की क्लोजिंग कैसे वो दिखाते हैं। बैंक निफ्टी की उतनी भी ख़राब क्लोजिंग नहीं है, बट ये डे हाई पे बंद करके जाता तो ज़्यादा बेहतर था। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको डरा वरा नहीं रहा, बट थोड़ा सा सचेत कर रहा हूँ। और मेरे को निफ्टी आज जो डेज हाई पे, एक बार दिखाओ निफ्टी बैंक का चार्ट, निफ्टी का चार्ट, वो बाकायदा डेज हाई पे बंद करके जा रहा है, जबकि इन्फोसिस डेज लो है। ठीक है, तो ये अच्छा है। देखते हैं, दोनों नंबर से बहुत उम्मीदें बन गई हैं। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ हैं, इसलिए मैं अब स्टॉक्स ज़्यादा नहीं पूछूंगा, और ना ही मैं मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशंस को कैरी करवाने के इस समय मैं फेवर में हूँ। हाँ, अगर आपको टॉप गेनर्स आज के चेक करने हैं तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ ये बढ़िया चले। BEL के अंदर भी आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटो आया। आज अडानी पोर्ट्स के अंदर तो आपको पता ही हिडलबर्ग वाली खबर आई, तो उससे ही तय हो गया था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स आपको थोड़े चलते हुए दिखेंगे। आज जिनका दिन ख़राब था वो मैं बोलूँगा टिपिकली कंजम्पशन का दिन नहीं ख़राब था, एक्चुअली में वो एक साइकिल है। ये डिफेंसिव शेयर हैं, इनको थोड़ा पीछे हटना होगा, एग्रेशन वाले शेयर्स को जगह देनी होगी। जब तक आप उनको जगह नहीं दोगे तो परफॉर्म कैसे करेंगे। इसलिए आज मेरे को जो FMCG वाला पैक अगर थोड़ा पीछे भी हटा है ना, तो मेरे को ज़्यादा उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो पार्ट एंड पार्सल है। HUL गया नीचे, टाटा कंज्यूमर्स नीचे था, ट्रेंट नीचे था। ये कुछ शेयर्स हैं जो बड़े, जो मार्केट के अंदर उतना परफॉर्मेंस नहीं देखे गए। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
1900 वर्सेस 600 शेयरों की है। तो मेरे से अगर आप चेकलिस्ट बनाएंगे ना आउट ऑफ 10 स्टॉक्स 10 पैरामीटर्स की, तो मैं 6 पैरामीटर्स पे मार्केट को पास करके दे दूंगा, बट 4 पैरामीटर्स मेरे लिए ठीक भी नहीं है। तो अभी थोड़ा मैं उसी जोन में ही रहूँगा। मैं अपना स्टांस, जैसे आरबीआई अपना स्टांस देता है, वैसे हम भी अपने एक स्टांस के साथ चल रहे हैं कि हम भी अभी एकोमुलेशन जोन में ही रहेंगे। और अगर आप सभी मेहमानों को सुन भी रहे होगे तो सभी मेहमानों का यही मानना था कि बहुत एग्रेसिव ना होइए, बट हाँ स्लाइटली पॉजिटिव टू साइडवेज आप रहेंगे मार्केट के अंदर। मेरा भी यही मानना है। कल का जो ओपनिंग होगा 2 नंबर्स के रिजल्ट्स के साथ, वो काफ़ी हद तक डायरेक्शन तय करेगा। आज जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोज किया है मेरे को अच्छा लगा, मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है निफ्टी की आज की क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी ने भी जाते आते 600 पॉइंट्स का नंबर पार फाइनली कर ही दिया। तो मैं 1 मिनट के लिए एक राइडर दे देता हूँ कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी ठीक ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुणाल शाह, आदित्य अरोड़ा बहुत शुक्रिया आपका, अक्षय भागवत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कल का कल देखेंगे, दोनों नंबर्स के साथ कल होगी शुरुआत, और साथ ही देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स और क्या संकेत आते हैं। फिलहाल तो इस कार्यक्रम से इतना ही। मेरे को अभिषेक और मानसी को इजाज़त दे